हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 10 की आईसीएसई बोर्ड सेलिना पब्लिकेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली चैप्टर से, फोर्स। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा फोर्स क्या होता है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं क्लास 9 की और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं और जानकारी जानते हैं इसके बारे में। तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, एक बॉडी अगर रेस्ट में है उसको फोर्स करके या पुश करके या ताकत लगा के हम लोग उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते हैं, या एक बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग फोर्स डालकर रोकते हैं। या तीसरी चीज, कोई भी चीज की आकार हम लोग चेंज करते हैं, शेप चेंज कर देते हैं फोर्स लगाकर, उसमें ताकत लगाकर। चाहे आप स्पॉन्ज ले लीजिए, बॉल ले लीजिए, उसमें हम लोग स्क्वीज करते हैं तो उसका आकार चेंज होता है। तो फोर्स यही करता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसमें फोर्स करके उसको हम मोशन में ला देते हैं, या मोशन में है तो उसको फोर्स लगाकर उसको रोक देते हैं, या उसकी बॉडी की शेप साइज चेंज कर देते हैं। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं और इसकी सीजीएस यूनिट है डाइन। एसआई यूनिट आपका स्टैंडर्ड यूनिट। सीजीएस होता है आपका सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, और एक न्यूटन होता है आपका 10⁵ डाइन। मतलब एक न्यूटन फोर्स अगर एसआई यूनिट को अगर हम सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करें तो 10⁵ डाइन होता है। जैसे आपका 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर का, समझे। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। होप इतना तो पता ही होगा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। कोई बात नहीं, फिर से हम रिकैप कर देते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट, वो मेजरमेंट जिसका हम सिर्फ क्वांटिटी ही मेजर करते हैं, उसमें कोई डायरेक्शन मेजर नहीं होता है। जैसे कि आप मास ले लो, टाइम ले लो, स्पीड ले लो, इसमें क्या होता है कि सिर्फ उसका जो मैग्नीट्यूड है वही हम लोग काउंट करते हैं। जैसे अगर एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी गया और वो ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, ठीक है, ये सिर्फ उस कितना दूर गया, 10 किलोमीटर गया, सिर्फ इतना ही बता रहा है कि 10 किलोमीटर गया। मतलब ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, किस तरफ गया वो नहीं बताया, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग डायरेक्शन भी बताते हैं। अगर सेम एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया, सेम 10 किलोमीटर, ये यहां तो हुआ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन हम जहां बता दिए कि ये नॉर्थ गया या साउथ गया या ईस्ट या वेस्ट गया, तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। हम उसका मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं और किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी हम बता दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताता है कि हम ताकत लगा रहे हैं 10 न्यूटन किस तरफ, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी बताते हैं, इसीलिए आपका वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स।
ये थी कुछ रिकैप फोर्स की। हम लोग आते हैं हमारे चैप्टर में। हमारा चैप्टर का पहला यूनिट है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसमें क्या क्या हम लोग कवर करेंगे? पहला, लीनियर और ट्रांसलेशन, रोटेशनल मोमेंट। दूसरा हम लोग कवर करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तीसरा हम लोग करेंगे कपल। चौथा हम लोग करेंगे इक्विलिब्रियम। और पांचवा करेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। ठीक है, ये सेक्शन में हम लोग ये 5 चीज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सेक्शन से, लीनियर और ट्रांजिशन ऑफ रोटेशनल फोर्स। एक बॉडी में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, या तो वो सीधा जाता है या तो वो गोल घूमता है। अगर सीधा गया तो लीनियर और ट्रांसलेशन है, अगर वो गोल घूमा तो वो रोटेशनल है। चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। पहले समझते हैं लीनियर और ट्रांसलेशन का मतलब। लीनियर का सिंपल मतलब है कोई भी बॉडी अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो सीधे लाइन में ही जाएगा, वो ना घूमेगा ना रोटेट करेगा, तो वो सीधा ही डायरेक्शन में वो मूव करेगा। अगर नॉर्थ की तरफ हम लोग ढकेल रहे हैं तो नॉर्थ की तरफ ही ढकलाया जाएगा, वो ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आया? लीनियर और ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा फर्क है दोनों में। वो क्या फर्क है? ये हुआ ट्रांसलेशन, सॉरी लीनियर। अब आते हैं ट्रांसलेशन में। यहाँ भी सेम है, आप अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी स्ट्रेट पाथ में ही जाएगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर पाथ ही कर्व है तो ये आपका बॉडी तो स्ट्रेट पाथ में अपना ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाथ चेंज है तो ये रोटेट होगा, ये घूमेगा वो पाथ के साथ। जैसे आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और आपका रोड ही कर्व है तो आप तो सीधा जाएंगे नहीं, आप तो रोड के साथ ही जाएंगे। आपका बॉडी मूव कर रहा है सीधा, रोटेशन घूम नहीं रहे हैं आप सीधा ही जा रहे हैं, लेकिन आपका पाथ है सर्कुलर, तब सर्कुलर चलेगा। या फिर थोड़ा सा बेंड है तो बेंड कर गया। समझ में आया? होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ये चैप्टर में ज़्यादा रोटेशनल मोशन में फोकस किया गया है। तो हम लोग आते हैं रोटेशनल मोशन में। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग पिन कर दें वॉल से या कोई भी चीज़ से, या पकड़ लें, या फिर आप व्हील देख लें, कोई भी एक्सेल में अगर वो फिक्स है, अगर उसमें फोर्स एक्ट करेगा तो वो इधर सीधा नहीं जाएगा, वो घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आप अगर पंखा देख लो, अब बैठ के पंखा देख रहे हैं तो वो फोर्स में ही जा रहा है लेकिन घूम रहा है। अगर प्रैक्टिकल देखना है, अगर प्रैक्टिकल करना है घर में, अगर आपके घर में कैलेंडर है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो दीवार से पिंड है, ठीक है, और वो फ्री बॉडी है, आप उसमें फोर्स लगा के देख लो, ये रोटेट करने लगेगा। इसको कहते हैं हम लोग रोटेशनल मोमेंट ऑफ फोर्स। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो हम लोग टर्निंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई बॉडी पिंड है, पाइवटेड है कहीं वॉल में या फिर कोई चीज़ में, अगर उसमें हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करना स्टार्ट करेगा, टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, और ये फोर्स का और पाइवटेड पॉइंट से हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा एक एक्सिस से। ठीक है,
और मोमेंट ऑफ फोर्स दो फैक्टर में डिपेंड करता है। पहला, अमाउंट ऑफ फोर्स, हम लोग कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक बॉडी रोटेट करने के लिए, और दूसरा उसका डिस्टेंस कितना है आपका फोर्स अप्लाई से, जहाँ से वो एक्सिस से फोर्स अप्लाई कर रहे। तो यहाँ पे अगर सर्कुलर बॉडी है तो यहाँ बीच में रहेगा वो, इससे सीधा परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग ओ ले लें, इसको पी ले लें, सॉरी इसको पी ले लें और इसको ओ ले लें और इसको एफ ले लें पॉइंट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होगा आपका? फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर, तो पाई/8 से, तो ये ओ पी। ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, इसका होता है डिस्टेंस का होता है मीटर, तो हो गया न्यूटन मीटर। फोर्स का यूनिट, मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट, ये ऐसा यूनिट में। सीजीएस में हो गया आपका न्यूटन का, आपको पता है 10⁵ डाइन होता है, डाइन्स होता है। मीटर का आपका सेंटीमीटर के लिए, तो अगर हो गया आपका 10⁻² सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये। अगर कोई बॉडी को हम लोग रोटेट कर रहे हैं फोर्स लगा के, तो वो दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज क्या होता है आपका 12, 3, 6, 9, अगर क्लॉक देखे होंगे तो इस तरह से वो नंबर्स रहता है। तो अगर हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी इस तरफ मूव करेगा, अगर इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी इस तरफ मूव करेगा। इसको कहते हैं हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन, इस तरफ होता है। एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन इस तरफ होता है। ठीक है, बॉडी इस तरफ रोटेट कर रहा है और इसमें इस तरफ रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में। इसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव रोटेशन लेते हैं। इसको हमेशा हम लोग नेगेटिव रोटेशन लेते हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो गए। अब आते हैं हम लोग तीसरे टॉपिक में, वो है कपल। कपल सुन के आप लोग को दिमाग में आया होगा कि दो चीज, कपल का मतलब दो होता है। यहाँ भी सेम होता है, दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है कोई भी चीज को रोटेट करने के लिए, रोटेशन मूवमेंट में करने के लिए। अगर आप एक बोतल का कैप ओपन कर रहे हैं तो उसमें आप दो फिंगर लगाते हैं, एक है आपका इस तरफ घूमता है, एक उस तरफ घूमता है, और दोनों का फोर्स हमेशा सेम रहता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एक क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो हम लोग कपल में यही दिखाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए या हम लोग दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हम लोग लगाते हैं उस बॉडी को रोटेट करने के लिए। आप टैप ले लो, आप की ले लो, अगर कोई ताला खोल रहे हैं तो वो आप दो उंगली से खोलते हैं, टैप भी दो उंगली से खोलते हैं। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो दो हाथ से चला रहे हैं आप तो स्टीयरिंग आप यहाँ से पकड़ते, यहाँ से पकड़ते, तब जाके आप रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। कोई कोई होता है वन हैंड से भी करता है, लेकिन ज़्यादातर दो हाथ से हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी व्हील को हम लोग मूव करने के लिए। तो इसको कहते हैं हम लोग कपल। यहाँ आपका खत्म हुआ मोमेंट ऑफ फोर्स। अब आते हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है कुछ ऐसी चीज़ों पर जो जिद्दी होती है, बहुत ज़्यादा जिद्दी होती है। क्यों जिद्दी होती है? कोई भी बॉडी अगर है
उसमें का फोर्स लगाइएगा तो बहुत हद तक वो चाहेगा कि हम मूव ना हो, वो अपने आप को बैलेंस करके रहेगा कि हम मूव ही ना हो। अगर इस बॉडी का वेट 10 के है, 100 kg है, और हम या आप इसको फोर्स लगा के धक्का देंगे तो ये कभी मूव नहीं करेगा। या बड़ा पत्थर ले लीजिए, दीवार ले लीजिए, कभी मूव नहीं करने वाला है जब तक हम इसका फोर्स इसके वेट से ज़्यादा ना कर दें हम तब तक ये मूव नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक में ये होता है कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको हम जितना भी फोर्स लगा ले वो मूव करने वाला नहीं है, वो मूव नहीं करेगा। वो अपने आप को रेजिस्ट करेगा कि हम यहीं पर ही रहें, हम हिले भी ना, अपना ना आकार चेंज करें ना हम हिले। ये होता है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कोई भी बॉडी मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है और हम उसमें फोर्स लगा के रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो रुक नहीं रहा है, अपना स्पीड में चलते ही जा रहा है। ठीक है, जैसे आप पकड़ लीजिए अगर कोई बारिश हो रहा है, ठीक है, बारिश की बूंदे पड़ रही है, वो अर्थ के सरफेस में गिरेगा ही, हवा में घूम नहीं जाएगा जितना भी उसमें फोर्स लग जाए। इसमें बायन फोर्स लगता है आपका, इसमें एयर रेजिस्टेंस होता है, बहुत सारा फोर्स लगता है, फिर भी वो अर्थ में जाके गिरता है सरफेस में। या एरोप्लेन अगर उड़ता है अपने उड़ के वो फ्लाइट टेक ऑफ करके वो स्टेबल जब जाता है हवा में तो वहाँ भी अर्थ का ग्रेविटी लगता है, लेकिन वो अपने फोर्स से उसको, अपनी स्पीड से वो अपने बॉडी को बैलेंस करता है, इक्विलिब्रियम में करता है कि हमें हवा में ही रहे, वो गिरे ना। तो ये करता है आपका, ये होता है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इसमें क्या रहता है कि आपका कोई भी बॉडी अपने आप को इक्विलिब्रियम में स्टेबल करने की कोशिश करता है। एक इसका प्रिंसिपल नेचर है, जैसे एंटी क्लॉक वाइज जो घूमता है इज इक्वल टू क्लॉक वाइज हो जाता है। हमेशा बॉडी अपना इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल करने की कोशिश करता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो घूम रहा है और क्लॉकवाइज जो घूम रहा है वो अपने आप को स्टेबल कर दे। जैसे अगर कोई वेट लगा दे बीम में और ये 10 kg है, ये 15 kg है, तो ऑब्वियसली ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा। बट अगर ये बॉडी को हम 15-15 कर दें तो ये इक्विलिब्रियम अटेन कर जाएगा। जैसे आप तराजू पल्ला में देखते हैं, कोई भी किराना शॉप में जाइएगा या शॉप में जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिखता है एक तराजू पल्ला, जहाँ पे शॉपकीपर कुछ यहाँ वेट रखता है और आपके उस वेट के हिसाब से वो सामान तोल के दे देते हैं। ठीक है, ये वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम, ये बीम में इक्विलिब्रियम स्टेबल करने की कोशिश करता है। उसी तरह अगर आप सी सॉ खेले होंगे तो यहाँ पे अगर आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, ऑब्वियसली आप दोनों का वेट सेम होगा नहीं। आपका अगर 20 kg है, इसका 25 kg है, तो ऑब्वियसली ये नीचे रहेगा, आप हमेशा आसमान में ही रहोगे। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा सा पीछे बैठ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स इसमें ज़्यादा लगेगा और यहाँ पे प्लस आपका वेट रहेगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आप अटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज
को मेंटेन करने की कोशिश करता है, समझे। तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो यहाँ आपका सेक्शन ए खत्म हो गया। आते हैं हमारे सेक्शन बी में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी तो पता ही है आपको, अर्थ का चुंबकीय शक्ति जिसके वजह से हम लोग खड़े रहते हैं, सब चीज़ खड़ा रहता है, चिपका हुआ रहता है अर्थ से। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट होता है जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है। अगर ये सारे जगह एक्ट करने लगे तो ये आपका शेप है वो कुछ दिन के बाद टूट जाएगा या फिर फैल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहाँ पर ही ग्रेविटी एक्ट करता है आपको स्टेबल करने के लिए। आप गिरे नहीं, आप रोल डाउन ना करें, आप स्टेबली खड़ा रहें। ठीक है, जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे अंदर एक पॉइंट है जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा है और मैं स्टेबल खड़ा हूँ, मैं हिल नहीं रहा हूँ, गिर नहीं रहा हूँ, मैं स्टेबल हूँ। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर बॉडी में अलग तरह से काम करता है, अलग पॉइंट रहता है। जैसे अगर स्क्वायर है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में है। डायगनली आप क्रॉस करिएगा, जो बीच में पॉइंट आएगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर सर्कल है तो उसका जो रेडियस पॉइंट है, जहाँ से रेडियस आता है, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर सिलेंडर है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। हॉलो सिलेंडर है, कभी कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके बॉडी के बाहर में भी रहता है, बॉडी के अंदर भी नहीं जरूरत है, बॉडी के बाहर। जैसे रिंग ले लीजिए, ये रिंग, ये पूरा सर्कल नहीं है, ये रिंग है, ये पूरा बॉडी जो है वो भरा हुआ नहीं, बीच में खाली है, होल है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बॉडी के बाहर है, तब ये संतुलन कर रखा है अपने बॉडी को, समझे। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके बॉडी के अंदर ही मिलेगा, वो बॉडी के बाहर भी मिल सकता है। इसके वजह से वो अपने आप को संतुलन करके रखे। आपका रॉड में जो स्फेरिकल नहीं है, जो हॉलो नहीं है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में रहता है, इससे वो ना यहाँ पर क्लॉकवाइज जाए ना एंटी क्लॉकवाइज जाए, वो सही से स्टेबल रहे, सीधा रहे। होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप यूनिफॉर्म से एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो चीज़ वो करना चाह रहा है वो उसी स्टेट में ही करना चाहता है, उसमें कोई तब्दीली ना हो। जैसे अगर बॉडी रोल कर रहा है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसका स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। उसका मतलब वो एक्सेलरेशन नहीं ले रहा, वो अपने ही मुताबिक वो चल रहा है, समझ रहे हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में दो चीज़ आता है, एक है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, बॉडी सर्कुलर मोशन में है अपना, तो उसका जो फोर्स है वो इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वो जो घूम रहा है लेकिन उसका फोर्स जो होगा वो इंटरनल इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड नहीं होगा। तो ये होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे सूरज के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड में ही घूम रहा है वो, लेकिन उसका फोर्स कभी अपने ऑर्बिट से बाहर निकलने का नहीं रहता, उसका रहता है टुवर्ड्स द सन जाने का। लेकिन वो अपने पाथ में घूम रहा है तो इसके वो यूनिफॉर्मली अपने ऑर्बिट में ही घूम रहा है।
लेकिन उसका फोर्स जो है वो इनवर्ड है। वही चांद अपने अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करता है, रोटेशन करता है, तो वो भी इनवर्ड फोर्स रहता है उसका। ये सारी चीज़ सेंटीपिटल फोर्स है। इसमें एक चीज़ रहता है कि हम ग्रेविटी बहुत एक्ट करता है कि अपने पाथ में ही रहे और उसका फोर्स इनवर्ड ही रहे। सेंट्रीफ्यूगल इसका बिल्कुल उल्टा है। कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसका फोर्स इनवर्ड नहीं रहता है, वो आउटवर्ड रहता है। वो हमेशा चाहेगा कि अपना ऑर्बिट को ब्रेक करके वो बाहर निकल जाए। जैसे अगर आप कोई भी बॉल को या भी कोई भी हेवी वेट को स्टोन को आप अगर रस्सी में बांध के जोर जोर घुमा के छोड़ दे तो वो हमेशा वो अपने पाथ को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। उसके क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा हो गया जाता है और वो अपना पाथ खुद बनाने की कोशिश करता है और अपना जो ऑर्बिट है, अपना जो सर्कुलर पाथ है, उससे ब्रेक करके वो बाहर निकलने की हमेशा कोशिश करता है। तो दैट्स इट, आपका फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी या फिर इसका फोर्थ चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।